ध्यान से सुनना आप लोग। मैं ये कह रहा था आपको कि हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा बहुत, फिर हमने वैदिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। अब ध्यान से सुनना आप लोग कि जो हमारा भारत है, इस भारत में ना उस समय मतलब 600 ईसा पूर्व में, 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में जो पूरा भारत है वो, जैसे अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। लेकिन उस समय जो है 16 ऐसे मतलब कि जनपद है, जनपद कहा जाता था उस समय राज्यों को, समझ लो एक तरह से, या देश भी कह सकते हो, क्योंकि हर देश का अपना राजा होता है, तो देश भी कह सकते हो आप लोग। यानी छोटे छोटे 16 देशों में डिवाइड था। उसमें सबसे पॉपुलर जो देश था उसका नाम था मगध। हालांकि मगध का राजा महाभारत में आप लोग अगर सुनोगे तो मगध नरेश जरासंध की बात होती है, ठीक है? मगध नरेश जरासंध की बात होती है। आप कभी महाभारत में देखना आप लोग, महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे अंग देश का राजा कौन है? अंग देश का राजा कर्ण है ना? शकुनी जो है वो गांधार का राजा है, गांधार भी यहाँ पे, मतलब महाभारत जो हम आप देखते हो वो बी आर चोपड़ा वाली जो पुरानी वाली महाभारत है, उसमें जितने भी है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली का वो वाला इलाका जो ऑर्डर वाला है, तो कुरुक्षेत्र आपको पता है, ये कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था। तो जितने इलाके आपको महाभारत में दिखाई जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो इस समय हम पढ़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाभारत वाले को नहीं मानती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। तो ऑफिशियली जो है वो जरासंध को नहीं माना जाता। हमारे कल्चर के हिसाब से जरासंध राजा था, लेकिन एक्चुअल में कोई और था, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, इतने महाभारत के इतने बड़े बड़े योद्धा हुआ है, लेकिन इंद्रप्रस्थ चाहिए था, लेकिन हम इंद्रप्रस्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम किसके बारे में पढ़ रहे? सिर्फ मगध के बारे में। अच्छा, मगध का इतिहास जितना पुराना, हर एक वंश का उतना ही इतिहास, मतलब हर एक महाजनपद का उतना ही इतिहास जो है वो पुराना है, लेकिन हमें फिर भी किसके बारे में पढ़ना है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मगध के बारे में हमारे पास है। और मगध जो बिहार में पड़ता है, उसको ना एक फायदा था, मगध पे इतना सेफ क्यों था मगध? क्योंकि मगध जहाँ पे बना हुआ था उसके चारों तरफ पहाड़ थे, तो वो सेफ्टी से घिरा हुआ था। प्लस में आपको पता है, जहाँ पे पहाड़ होंगे वहां पे बड़े बड़े जो रॉक्स होंगे, उनमें अलग अलग मेटल्स निकलते हैं, जैसे आयरन निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, ब्रॉन्ज निकल रहा है। तो मगध वाले रिच भी थे बहुत ज्यादा इस मामले में, और उनके पास चूंकि मेटल निकल रहा था तो उस मेटल से वो हथियार बना के लड़ाई कर सकते थे, तो उनको कुछ बेनिफिट है, इसी कारण से वो टिके रहे। तो मगध एम्पायर के बारे में पढ़ना। और ये जो मगध एम्पायर है ये 600 बीसी से शुरू होता है और 600 एडी तक जाता है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, बीच में कहीं ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना? ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में। अब आपको मैं बताऊं कि महाजनपद क्या है। मैंने बता दिया आपको कि भारत जो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया था, उसी को क्या कहते हैं? उसी को महाजनपद कहते हैं, ठीक है ना? मैंने फोटो भी ले रखी है, वैसे तो शायद होगी या नहीं होगी, फिलहाल नहीं है, आई थिंक ली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो एक फोटो दिखाई देता हूँ, उसको दर्शन कराई देता हूँ। तो फोटो ही नहीं। तो ये है, थोड़ा सा ब्लर में भी दिखे, ठीक है? बट देखो, ये जो है यहाँ पे आप देखो, ये है मगध वाला इलाका, ये काशी, ये मल्ल, ये विजी, ये कौशल, ये पांचाल, ये कुरु। कुरु वंश के थे कौन? पांडव और कौरव। इसके अलावा अवंती, चेदी, है ना, आई थिंक मत्स्य, ठीक है, और अस्मक, गांधार और कंबोज।
ठीक है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ये सारे के सारे, कुछ कौरवों के पांडव में, कुछ ये कौरव और पांडवों के दोनों के अलग अलग में डिवाइड हो गए थे, जो जिसका सपोर्टिव था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महाजनपद का एरा क्या है, भारत का छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो जाना, मतलब चेंज हो जाना, वही क्या कहलाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की। अच्छा देखो सुनो, ऐसा क्यों माने भाई कि 16 ही महाजनपद है, कहां पे लिखा है इस बात का। तो ये जो 16 महाजनपद है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कहां पे मिलता है, तो ये बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ठीक है ना, बुद्ध लिटरेचर में मिलता है ये, ठीक है। उसमें एक बुक है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, उसी बुक में इसकी जानकारी मिलती है। और जैन धर्म में भी मिलता है, जैनिज्म के जैन लिटरेचर में भी मिलता है। जैनिज्म में एक बुक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। तो जो ये बुक्स लिखी हुई थी उन्हीं में ये पाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं यूँ बताइए। आप किस चीज़ की क्लास, रेलवे वगैरह क्या। आप लोग देखो सुनो, 16 महाजनपद है, मैंने आपको बताया। 16 महाजनपद में अंग है, अश्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, ये नाम इंग्लिश में भी सेम ही रहेंगे, ठीक है।
अच्छा आपको पता अगर अंग देश लिखा हुआ है तो अंग देश की राजधानी क्या है? चंपा। अब पेपर में चंपा पूछा गया, मैंने देखा है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, हो जाता है कि यार किस किस की राजधानी याद करें। तो मेन मेन जो पेपर में पूछा गया ना वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मगध का याद रखना है मेनली, क्योंकि वो 50 बार आया। अंग देश का याद रखना है आपको, ठीक है। अंग देश का राजा कर्ण था वैसे हिस्ट्री में। मैं बार बार महाभारत तो इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग हो जाए, इसका कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आगे अश्मक को आप लोग छोड़ सकते हो, वैसे पैटर्न है। अवंती की कैपिटल आप लोग याद रखना, ठीक है। उज्जैनी है या फिर क्या है? जय महिष्मती, बल्लाल देवाली। अब आप इसकी हिस्ट्री कभी उठा के देखोगे ना, जैसे हम मगध का एम्पायर पढ़ रहे हैं, आप कभी उज्जैन का एम्पायर पढ़ोगे ना, तो ये महिष्मती भी एग्जिस्ट करता था, है ना। और ये क्या नाम है, ये देवसेना भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना। सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वहां पे साउथ जैसा दिखा रखा है, या हमें लगता है कि साउथ के कैरेक्टर्स हैं उसमें, लेकिन ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। गांधार की बात करूं, गांधार नरेश, तो तक्षशिला, तक्षशिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है ना। जो भगवान राम के जो चौथे पुत्र थे, चौथे या शायद तीसरे, भरत, उनके 2 पुत्र थे, भरत के 2 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था तक्ष, उसी के राजा पे, उसी राजा के नाम पर तक्षशिला पड़ा। लेकिन ये आपको ऑफिशियली क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ था क्यों नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की जितनी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड देम एज एन इमेजिनेशन, कि वो काल्पनिक कहानियां हैं, इसलिए वो हिस्ट्री में नहीं पूछते इसको। लेकिन सच्चाई यही है, ऑथेंटिक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और तक्षशिला का फाउंडर कौन है, कहा ही नहीं गया आज तक, किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको मिलेगा कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, इसका फाउंडर कौन है, कुमार गुप्त, ठीक है ना। या धर्मशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब का फाउंडर मिलेगा आपको, लेकिन तक्षशिला का फाउंडर नहीं मिलेगा। हालांकि तक्षशिला से बड़े बड़े लोग पढ़ के पास हुए हैं, है ना। अशोक तक्षशिला से पास आउट हुआ है, चंद्र वो ये कौन सा वो होता है, चाणक्य, तक्षशिला से रिलेटेड, और एक से एक बड़े लोग तक्षशिला से पास आउट है, ठीक है ना। इसके अलावा कंबोज को आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। मगध का आपको पता ही है, पहले गिरिवृष्टि थी, फिर राज में, बाद में राजगिरी होगी। मत्स्य की आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे वजी, वजी जो है वो हो गया। चेदी आपको रखना है, काशी का याद रखना है, देखा मैंने। कौशल आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब नॉर्मल ही है, ठीक है। ये उनकी वजह से भी हो जाता है, जैन धर्म बुद्ध धर्म की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 16 महाजनपद है, 3 और है हमारे पास, पांचाल, सूरसेन और वत्स, ठीक है। लेकिन जिनके मैंने टिक किए हुए पीछे, उनको आपको मेन याद रखना है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे 16 महाजनपद में 16 के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जब कुमार गुप्त करें, बख्तियार खिलजी ने जब भारत पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, तो ऐसा कहते हैं कि वहां की किताबें 6 महीने जली। ऐसा तो लॉजिकल नहीं लगता, 6 महीने तो बहुत किताबें जल सकती हैं। फिर कोई कहता है कि सर एक सप्ताह जली, 6 सप्ताह जली। 6 सप्ताह मतलब समझ ना आप लोग, लगभग 1.5 महीना। कोई कहता है 6 दिन जली, जितने भी दिन जलेगी अच्छा हुआ जलेगी, वरना और पढ़ना पड़ता हमें, ठीक है ना। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग, तो ये कहानी याद रखेंगे। तो जितने भी हमारे 16 महाजनपद है, उनका अपना अपना गहरा इतिहास है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में। अब मगध में राजा कौन कौन सा है वो सुना आप लोग। इसको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताया था कि हसीना माशूका ग्रेट प्लेयर, है ना। हसीना माशूका ग्रेट प्लेयर से आप याद कर सकते हो। एच का मतलब क्या हो गया आपका, सबसे पहले कौन सा वर्क आया आपका, हरियंका डायनेस्टी, हरियंका, हरियंका डायनेस्टी। फिर आपका एच ए से है ये, ठीक है ना। फिर आपका क्या आ गया, शिशु नागवंश आ गया, शिशु नागवंश आ गया। फिर आपका आ गया नंद वंश आ गया, ठीक है। फिर आपका आ गया मौर्य वंश, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो थे वो इसी से। फिर शुंग वंश आ गया, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी। फिर कर्ण वंश आ गया, ठीक है ना, कर्ण वंश आ गया। मेनली यही आते हैं। जब ये खत्म हो गया कर्ण वंश, इसके बाद विदेशियों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। किसका, कौन विदेशी, मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम तो यहाँ पे भी जन्मे भी नहीं थे। मुस्लिम इसके लगभग 900 साल बाद मुस्लिम धर्म का उदय होता है। लेकिन जब मुस्लिम नहीं थे तो फिर कौन सा धर्म था, पहली बार ईसाई धर्म था। और जब ईसाई धर्म जब पहली बार बना होगा, क्या नाम है ये, कौन था ईसाई धर्म का करता था, वो जिनको ऐसा लटकाया हुआ है, ईसा मसीह। ईसा मसीह भी तो किसी धर्म के, और धर्म के रहे होंगे। वो किस धर्म के थे, तो वो थे यहूदी धर्म के। किसके थे, दुनिया, अगर मैं बात करूं पूरे, देखो सुनो, ग्लोब आपने देखा ना, ग्लोब में ये ईस्ट है, और ये ईस्ट के जितने देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सबसे पुराना धर्म अपना है, ठीक है ना। सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो। वैसे धर्म और रिलीजन अलग अलग चीजें होती हैं।
इस पर मैं आजकल खूब पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता चल रहा है, काफी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अब उतनी चर्चा नहीं करेंगे। और वेस्ट में सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है, जो वो फिलिस्तीन वाला जो अटैक चल रहा है, इजराइल वाले यहूदी धर्म के हैं। इजराइल वाले जो है ना, अच्छा एक चीज और, दुनिया की जितने वेस्ट की कंट्रीज है ना, वो गॉड की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। दुनिया में एक, देखो सुनो, दुनिया में जितने रिलीजन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, भक्त और भगवान। मतलब आप जाओगे मुस्लिम धर्म में तो उनका एक भक्त है ना, पैगंबर मोहम्मद, और ये है ना, और उनके सारे भक्त है हुए। लेकिन हमारे में सारे ही भगवान भी हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं और आपके अंदर भी एक ब्रह्म है। मतलब आप मेरे पास आए हो तो मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाऊं, आपको गलत चीजें ना पढ़ाऊं, आपको हल्की चीजें ना पढ़ाऊं, आपकी सेवा करूं इसी भाव से, ठीक है ना। तो इसका ये मुझे मेरी एक तरह से पूजा हो रही है। तो हमने, हिंदू धर्म बहुत ही वाइड है। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है जो सही तरीके से काम किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत भेजा और आप यहाँ पे डेलीगेटली अगर नहीं पढ़ रहा, तो ये एक धर्म अधर्म है। तो इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। और रिलीजन वो होता है जो पर्टिकुलर एक किताब पे चलता है। तो आपको पता है ये कौन सा धर्म किताब पे चलता है, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म में एक किताब है, यहूदी धर्म में एक किताब है, ईसाई धर्म में एक किताब है। अगर आपने वो किताब फॉलो नहीं की तो यू विल बी आउट ऑफ द रिलीजन। आपको धर्म से बाहर कर दिया जाएगा और आपको काफिर बोल दिया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में, आप हिंदू धर्म में रहते रहते इसका बहिष्कार कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे हिस्ट्री में, चारवाक, उन्होंने कहा कि मैं वेदों का बहिष्कार करता हूं, तो भी वो हिंदू धर्म में ही है। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति गीता का बहिष्कार करता है, तो भी वो हिंदू धर्म में है। गीता का बहिष्कार करता है, रामायण को मानता है। रामायण का बहिष्कार करता हूं, गीता को मानता हूं। दोनों को बहिष्कार करता है, वेदों को मानता है, तो भी हिंदू रहेगा। ये हिंदू धर्म की प्रायोरिटी है। हमने इतने सारे विकल्प दे रखे हैं लोगों को कि आपको एक सेट ऑफ बाउंड में नहीं रखना। जैसे मैं छठ पूजा में, मेरी माता जी पूजा कर रही थी, तो अर्घ देना होता ना, दूध से दूध गिरते हैं, मम्मी ने कहा सामने से आके दे, मैंने साइड से दे दिया। ये ऑप्शन है हमारे पास, हम मैंडेटरी नहीं है कि हम मर ही जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे में छठ पूजा जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, 3 दिन फास्ट रखना है आपको, है ना, ठीक है, 2-2.5-3 दिन फास्ट रखना है। अगर मान के चलो किसी औरत को प्यास लग जाए, मरने जैसी सिचुएशन, तो क्या हम उसको मरता हुआ छोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए प्रोविजन है कि वो ऐसा कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल, और ऐसा ही शायद करवा चौथ में भी होता होगा, मुझे नहीं पता क्या होता है। हालांकि करवा चौथ में तो ऐसी कभी कोई केस मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसने रख लिया है, तो चांसेस आर देयर कि उसके साथ हो सकता है उसको प्यास लगे, उसका बॉडी उस लायक नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ, बताती है मेरी माता जी की, एक बार उनको प्यास लगी, ठीक है ना, और उस समय शायद मैं या मेरा छोटा वाला भाई उनके पेट में था। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को हमने पूछा कि क्या प्रोविजन आप बताओ, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है, या तो जान जाएगी या फिर पानी मिलेगा, ठीक है। नहीं बोलोगे तो नहीं पियेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है पहले के तौर पे वैसे ही डेलीगेटेड है रिलीजन को लोग। हम लोग तो इंस्टाग्राम से प्रभावित हैं, वो पहले से ही प्रभावित है बिना इंस्टाग्राम के, तो वो ज्यादा कट्टर है हमसे, ठीक है ना। तो पंडित जी ने कहा कि एक ना तसले में या एक थाली में या कोई बर्तन में आप पानी रख लो और हाथ को पीछे करते हुए जैसे गाय पानी पीती है, इन सच केस यू कैन स्लेक योर थ्रस्ट, है ना, उस तरह से आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो ये हमारी क्या है कि हमने जो ये दिया है, ये सुलभता दी है लोगों को कि आप बाउंडेड नहीं है किसी एक काम को फॉलो करने के लिए। समझ में आपको रिलीजन और धर्म में फर्क, ठीक है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये जो जितने भी ये खत्म हुए ना, इसके बाद से जो विदेशियों का आक्रमण आया, तो विदेशी में किसकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशी बात कर रहा हूँ। हमारी जो बॉर्डर था ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो फोटो आपने देखी यहाँ पे, किसकी, महाजनपद काल की, कहाँ गई फोटो, ये वाली। ये जो बॉर्डर है ना गाइस, ये जाता था यूनान तक। यूनान समझ रहे हो आप लोग, मतलब कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक। मतलब उस समय ईरान, इराक, ये सब चीजें नहीं होती थी। सीधे हमारी सीमा किससे लगती थी, इजिप्ट वगैरह, या इन सब से, इजिप्ट कह रहा हूँ, ये यूनान से, मतलब कि ग्रीस वगैरह से। अभी इस समय बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, अगर आप देखोगे ना, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अब वो कंट्रीज तो अब क्रिएट हुई है 100-200 साल में पिछले, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो आपने देखा कि भाई मगध पे राज करने वाले राजा कौन से हैं, ये वाले, है ना। तो हसीना माशुका ग्रेट प्लेयर, हसीना का मतलब एच का मतलब क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, ठीक है। ऐसे चाय का मतलब क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और एक एक करके हमें इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलेगा भाई जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया होगा। तो मौर्य वंश पे, अच्छा देखो, आपने हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आपने अशोक का नाम तो फिर भी सुना होगा। क्यों सुना है, क्योंकि उतना पॉपुलर है। तो पॉपुलर इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लिखा गया होगा, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि मौर्य वंश के अंदर आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह ये सब, ठीक है। अब आगे सबसे पहले कौन सा वक्त था हमारा, हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है। अब ध्यान सुना,
इसका जो फाउंडर है, इसका फाउंडर है बिंबिसार। क्या नाम है इसका? बिंबिसार। अभी अशोक की बात की ना, अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार, कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है अशोक का जो पिता था बिंदुसार, उसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने वहां जाकर के आक्रमण करके जीत लिया था, है ना। उसने सेलिकस निकेटर को हराया था। अब नाम से पता चल रहा है कौन है ये, अंग्रेज है। उसकी बेटी से शादी की, है ना। तो जब बहू बतासे सी होगी तो बच्चे भी ऐसे होंगे। अंग्रेजों को देखा ना आपने कि डॉट 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 सा होता है इनके चेहरे पे, बहुत जाता है। तो बिंदी होने के कारण उसका नाम क्या पड़ दिया? बिंदुसार पड़ गया। सेम ऐसे ही, लेकिन ये क्या है, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। तो बिंबिसार है ये, ठीक है। अब आगे क्या है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ही समकालीन था, मतलब कि समकालीन था, ठीक है ना। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और ये पहला ऐतिहासिक राजवंश है। पहला ऐतिहासिक क्यों? जिसकी जिक्र इतिहास में, मैंने कहा ना इससे पहले मगध का राजा जरासंध था, लेकिन उसके जिक्र इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। देखो इतिहास लिखना हमारी हैबिट नहीं थी, मैंने बताया ना, ये विदेशियों के आक्रमण की वजह से हमने लिखना शुरू किया। हमारे यहाँ पे इतिहास ऑरली सिखा दिया जाता है। जैसे महाभारत की कहानी इनको ऑरली पता ही है, क्या क्या मोटे मोटे तौर पे महाभारत की कहानी पता ही है, ठीक है ना। गीता में क्या चीजें मोटे मोटे तौर पे लिखा हमें पता ही है, एक दो डायलॉग तो पता ही है, ठीक है ना, वो चीज है। आगे बात करते हैं। इनकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। कैपिटल इनकी राजगिरी या गिरिवृज कह सकते हो आप लोग। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पे राज किया उसने, और ये पहला राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पे बल दिया। वही राजा शासन करेगा। देखो सुनो, इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन महान शब्द जो है वो दो के पीछे लगता है, या तो अशोक के पीछे या फिर अकबर के पीछे। अब महान इसलिए लगता है कि उन्होंने महान कार्य करे, नहीं, उन्होंने जनता के बारे में सोचा, जनता के भले के बारे में सोचा। अगर मैं कुछ किसी वंश को ये कहता हूं कि ये स्वर्ण काल कहा जाता है, इसको गोल्डन एरा कहा जाता है इस वंश को, इसका मतलब नहीं कि सोना बरस रहा था, इसका मतलब ये हो कि जनता खुश थी, टैक्स रिजीम बहुत अच्छा था। ये सब चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं, ठीक है। तो इसने प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे बल दिया, और इसने क्या कर दिया, स्थायी सेना रखी, यानी कि बाकायदे सेना रखते थे, जैसे इंडियन आर्मी में रखते हैं वैसे सेम, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। इसके समय के दोनों ही धर्म है, देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग सेम टाइम के हैं। जैन धर्म थोड़ा पहले आया, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा गैप नहीं है इनके बीच में, ठीक है ना। क्योंकि जैन धर्म इसलिए बोल रहा हूं पहले आया, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, है ना। और जो ये भगवान महावीर हैं और जो गौतम बुद्ध हैं, इनके टाइम डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 50 एक साल 100 साल का होगा डिफरेंस शायद, ठीक है। इसलिए कह सकता हूँ कि जैन धर्म पहले आया। लेकिन इनका मैंने पढ़ाया था आपको कि जैन धर्म तो एक ही जगह पर रुक गया भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड थोड़ा बहुत फैला, इंडोनेशिया फैला और ये सब, क्योंकि उसका राजा अशोक था और राजा ने उसको प्रचार किया। किसी भी धर्म को फैलने के लिए राजा को इंप्रेस करना जरूरी है ना। जब मोदी जी भगवा पहनते हैं तो लोगों को बल मिलता है ना। और हिंदुओं को बल मिले इसलिए शायद वो बंदा टोपी नहीं पहनता मुस्लिम्स की, लेकिन बहुत सारे नेता पहनते हैं, जैसे मिस्टर केजरीवाल पहनते हैं, है ना। तो राजा जो पहनेगा ना उससे जनता को बल मिलता है, वो सोचता है हमारा टाइम है, ठीक है ना, वो जो मर्जी कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट बल मिलता है। इसलिए राजा को थोड़ा सा न्यूट्रल होना तो होता है। आगे की बात करें, अच्छा बिंबिसार जब राजा था ना तो उसने अंग देश का, ये राजा किसका था भाई? बिंबिसार मगध का राजा था। उसने अंग देश का राजा, यह बगल में बंगाल वाला एरिया अंग कहलाता था, उसने यहाँ के राजा पे अटैक किया, ब्रह्मदत्त को हराया, ठीक है ना। और अजात शत्रु को अपने बेटे को वहां क्या बना दिया? राजा बना दिया, ठीक है। आगे, इसकी हत्या इसी के पुत्र ने कर दी। किसकी हत्या? है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो, कौन सा वंश पढ़ रहे हो आप लोग? हर्यक वंश। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता का मतलब क्या होता है? मतलब पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला वंश। मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, किसकी? बिंबिसार की। और इसका बेटा इसकी हत्या कर देगा, उदाइन, ठीक है ना। तो सब अपने बाप को मारे जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पितृहंता वंश कहलाएगा, ठीक है ना। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये मारेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या क्या कह रहा है नेक्स्ट? क्या कह रहा है? अजात शत्रु आगे नया राजा। अजात शत्रु के बच्चे, उसका जो छोटा नाम था ना, होता ना पेट नेम, उसका एक सरनेम था जिसका नाम था कुनिक, ठीक है। अजात शत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। वो कौन था पहले? इसका बाप किस धर्म में था? बाप बेटे में, जब बेटा बाप को मार रहा तो जैसे वो डिफरेंट धर्म अडॉप्ट करेगा, लेकिन पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, अजात शत्रु का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, योग्य मंत्री मतलब कि
फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वॉर्थ मिनिस्टर कह लो या फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, ठीक है। उसका नाम था वर्षकार, ठीक है ना, या वर्षकार कह सकते हो, जो भी कहना चाहो। और इसी के साथ ऐसे, ठीक है, इसने जो है उसको क्या कर दिया, वैशाली में विजयी प्राप्त की, शायद इसने कुछ एडवाइस दिया होगा, जो भी दिया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, उदयन ने कर दी, ठीक है ना, और गद्दी पे बैठ गया मगध की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है, जिसको पटना कहते हैं अभी, ठीक है ना। तो बिहार की राजधानी पटना है, जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं। इसको स्टैब्लिश किसने किया, उदयन ने किया, ठीक है। उदयन भी जैन धर्म का, ये भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। अब उदयन का भी बेटा हुआ, तो क्या, देखो सुनो, सबसे पहले कौन हुआ हमारा, बिंबिसार, फिर कौन हुआ आपका अजात शत्रु, फिर कौन हुआ आपका उदयन, फिर इसका बेटा आएगा, अब क्या, इसका बेटा आएगा अभी, क्या नाम है उसके बेटे का, नागदशक, नागादशक या नागदशक, इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, लास्ट में ये लगा देते हैं नागदशक। अब ध्यान सुना, इसकी हत्या इसने की, इसकी हत्या इसने, तो क्या ये इसकी हत्या करेगा, नहीं, क्योंकि ये इतना योग्य ही नहीं है ना, एकदम ढीला आदमी है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी हत्या जो है ना, इसी का सेनापति कर देता है काम तमाम, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या कह रहा है आपका, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है, उदयन का पुत्र नागदशक। और नागदशक की जो है ना, नागदशक को उसके अमात्य, अमात्य का मतलब मिनिस्टर कह लो आप लोग, वजीर कह लो एक तरह से, ठीक है। वैसे अमात्य का मतलब अमात्य का ना एक मतलब होता है, अमात्य ना 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 ना, एक डिपार्टमेंट का नाम है, चलो मैं आगे लिखवा दूंगा आपको, अमात्य, चलो कोई बात। वैसे पीएम को कहते हैं, पीएम को कह सकते हो आप लोग, ठीक है। शिशुनाग ने इस 412 में इसको भगा दिया और नए वंश की स्थापना कर दी, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है ना। तो इसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, ठीक है ना। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया, ये भी बिहार में ही है, तो उसने कहा हम पाटलिपुत्र नहीं रखेंगे, तो वो तो राजा के हाथ में, कहीं भी कैपिटल रखे वो। आगे की बात करते हैं। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बनता है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी बनता है कालाशोक। अशोक नहीं है ये, कालाशोक है, अशोक तो है लेकिन काला वाला, ठीक है। और पुनः राजधानी को इसका बेटा फिर राजा बना, और राजा ने वापस क्या कर दिया, बेटे ने वापस ट्रांसफर का क्या कर दिया, किसी के बाप से नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है, नंदी वर्धन। कुछ खास नहीं इस वंश में। इसके बाद कौन सा वंश आ जाता है, नंद वंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है, नंद वंश का संस्थापक जो है उसको बोलता है गाइस महापद्मनंद, ये नंद वंश का फाउंडर है, ठीक है ना। अब नंद वंश से क्या होगा ना, धीरे धीरे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी एक ना नंद वंश, ये जो नंद वंश है, इसका आखिरी राजा आएगा जिसका नाम है धनानंद। धनानंद कह लो या घनानंद कह लो, कहीं कहीं घनानंद कहीं कहीं धनानंद मिलता है। उसका एक मंत्र है, इसका नाम है चाणक्य, और चाणक्य की किताबें तो आज भी मार्केट में मिलती है ना। तो भाई हिस्ट्री के बारे में तो हमें जानकारी तभी मिलेगी ना जिसके बारे में कुछ लिखा होगा। तो चाणक्य ने सारी बातों को, धनानंद के टाइम वाली भी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम वाली भी, सारी बातें अपने टाइम की लिख दी उसने, कि ऐसा ऐसा होता था, ऐसा ऐसा, इसलिए हमें इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक राजा कौन है, इसको धनानंद कह लो या घनानंद कह लो, ठीक है। यह सिकंदर का समकालीन था, मतलब जिस समय सिकंदर, वो विश्व विजेता सिकंदर, अलेक्जेंडर की बात हो रही है, उस कम समकालीन का होता क्या था गाइस, कंटेम्परेरी, मतलब एट द सेम टाइम। जैसे मैं भी हूं, जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सेम टाइम पे थे, ऐसे ही, ठीक है ना। तो सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। देखो सुनो हुआ क्या, अलेक्जेंडर जो था, जो सिकंदर से कह रहे हैं हम लोग, ये ना अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के चला गया ये विश्व जीतने के लिए, लड़ने के लिए सभी देशों से। और विश्व का मतलब उस समय गए 7 कॉन्टिनेंट नहीं होते थे, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट होता था, क्योंकि ये अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे, ठीक है ना। और बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि इतना उस समय उतना वो ये क्या कहते हैं उसका, नेवी वगैरह, इनकी जो नेवी थी ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो जितना वो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, उसमें जो जीतेगा वही विश्व विजेता कहलाएगा। तो अलेक्जेंडर ने सबको हराया, लेकिन जब वो भारत आया ना, तो भारत आते आते उसकी जो सेना थी वो थक चुकी थी,
ठीक है ना। तो उसकी सेना थक चुकी थी, तो उसकी सेना ने रावी रिवर को क्रॉस, झेलम रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया। और उनकी सेना में एक खौफ चल रहा था कि ये जो धनानंद है ना, जो लाखरी राजा, ये बहुत ही क्रूर राजा था। ये र्यूमर फैला हुआ था, बहुत ही ज्यादा क्रूर था। ये इसका खौफ, जैसे मेरे इनसे भसड़ हो जाए, इनके मन में चल रहा है यार ये बंदा बहुत खतरनाक है, और मेरे मन में चल रहा है कि ये बंदा बहुत खतरनाक, दोनों डर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, ठीक है ना। और धनानंद के मन में चल रहा था कि यार ये पूरी दुनिया जीत के आए तो मुझे भी लपेट देगा ये। तो इनकी लड़ाई नहीं होती है। अलेक्जेंडर की जो सेना वही लड़ने से मना करती थी, हम नहीं जा रहे भाई। इसके दो कारण थे, एक तो अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी, और दूसरा वो रिवर को, वो इतनी बड़ी रिवर को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो पंजाब की 5 नदियां थी वो हमें प्रोटेक्ट करती थी थोड़ा बहुत, ठीक है ना, वो चीज। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने जो वो हिंदुस्तान के जो ऊपर वाले हिस्से पे वो आया है ना, जो पंजाब की जो 5 नदियां बहती है वहां से, वहां के राजा को उसने हराया, जिसका नाम था क्या, पोरस। पोरस को हराया उसने। पोरस नाम से यूं मैं समझना कि वो विदेशी है, वो इसी देश का राजा था। पोरस को भी बहुत चालाकी से हराना पड़ा अलेक्जेंडर को, बहुत ही चकमा देके हराया उसने, वरना पोरस बहुत ही बहादुर राजा था। और इतना बहादुर था कि पोरस जब हार गया है ना, हमारा राजा जब हार गया जम्मू कश्मीर का, तो अलेक्जेंडर उससे बहुत इंप्रेस हुआ कि यार इसने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, तो उसको वापस रिटर्न कर दिया सब कुछ। लेकिन यूं ना समझना फ्री में, टैक्स सारा किसको जाएगा, अलेक्जेंडर को, फ्री में कुछ नहीं है, मतलब वो अलेक्जेंडर के नीचे ही काम करेगा, ठीक है ना, ये चीज है। ऐसे ही सब जाते गए, तो अलेक्जेंडर के जितने भी सेनापति थे ना, अलेक्जेंडर ने सबको अपना एक एक राज्य देता गया जो जो जीते थे, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर का जो सेनापति था एक सेलिकस निकेटर, उसको भी उसने ईरान वाला इलाका, बगदाद वाला इलाका वो सब दे दिया। बाद में जब ये धनानंद चला गया, और धनानंद को किसने मार दिया, अच्छा सुनो, धनानंद जो था ये घमंडी राजा भी था, बहुत ज्यादा वेल्थ थी इन लोगों का। ये जो महापद्मनंद के बारे में पढ़ा, इसने सबसे पहले हिस्ट्री में नहरों का निर्माण करवाया, नहर बनवाए ताकि सिंचाई हो सके, फ्री में नहीं, टैक्स लेने के लिए। तो टैक्स से जो कलेक्शन होता है उससे इनकम बढ़ेगी, तो रिच राजा में आता था। और बहुत ज्यादा हाथियों की संख्या इसका बहुत ज्यादा थी, मैंने कहा ना मगध वगध में थोड़ा सा विशेषताएं ज्यादा थी, तो ये कहानी थी। तो हुआ क्या कि मगध का जो राजा था धनानंद, इसकी दरबार में, आपको पता है राजा जब बैठता है उसके आगे 10 मंत्री और बैठते हैं। उसमें से एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी खूब बेइज्जती कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं, ये क्या ब्राह्मण का नाम था, चाणक्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, उसकी चुटिया पकड़ करके उसको बाहर कर दिया। चाणक्य को बुरा लग गया, उसने कहा मैं इसको मारूंगा। तो चाणक्य जाता है जंगल में और देखता है एक बच्चा जो है ना खेल रहा है लकड़ी के सिंहासन पे, और खुद को अपने आप को भारत का राजा बता रहा है। उस बच्चे को उसने ट्रेन किया, इतना ट्रेन किया कि उसने आगे चलकर किसको मारा, धनानंद को। सोचो इतने बड़े आदमी को मारा, ठीक है। अब बच्चा वही चल के आगे बना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत का सम्राट बन गया, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमाएं बढ़ाई आगे तक, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को ना सम्राट कहा जाता है। इन सबके नाम के आगे सम्राट नहीं लगा, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकिन सम्राट कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था जिसकी सीमाएं जो है पूरी ईरान इराक तक फैल गई थी। उसने सेलिकस निकेटर को हराया बगदाद जाकर के वहां पे, है ना। और उसकी बेटी हेलेना से, शायद हेलेना नाम था, आई थिंक हेलेना से शादी की। और मैंने कहा उसके बाद जो बच्चा हुआ उसका नाम था वो बिंदुसार, है ना, ठीक है। हालांकि इन लोगों की कई शादियां होती थी, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता है। 356 गए, है ना। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। और ये फिलिप था, ये 359 ईस्वी में राजा बना था मकदूनिया का। मकदूनिया एक जगह है जो कि कहाँ पे है, यूनान में। ये यूनान को हम क्या कहेंगे, ग्रीस में कह लो आप लोग, ठीक है ना, जर्मनी ग्रीस ये सब इलाके में। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, किसकी, फिलिप की, इसके पिता की, ठीक है ना। आगे फिर क्या कह रहा है, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य है। अरस्तु का इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको एरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिस्टोटल कौन है भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। सोचो कितना इंटेलिजेंट आदमी है। अरस्तु ने 400 से अधिक किताबें लिखी थी, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान का पिता है, बायोलॉजी जब पढ़ते उसका पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। सोचो कितना टैलेंटेड आदमी कि मैं जीव विज्ञान में भी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपने एक चेले को इतना ट्रेंड कर दिया कि वो विश्व जीत के भी आ रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। यानी अरस्तु काफी टैलेंटेड आदमी होगा कि भाई हर एक्सपर्टीज में जो है वो बेस्ट दे रहा अपना,
ठीक है ना। ऐसा कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि जो अरस्तु नाम है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि वो धनुष विद्या की भी ट्रेनिंग दे रहा है, लड़ाई की भी ट्रेनिंग दे रहा है और ये बायोलॉजी की भी ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, ये कहानी है। आगे की बात करते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान, भारत पे अटैक कब किया सिकंदर ने? 326 ईसा पूर्व में। टाइम डाउन चल रहा है। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। देखो सिकंदर के ना जल सेनापति भी होते थे, नेवी वाले सेनापति भी होते थे और जमीन वाले भी होते थे। ये जमीन वाला था। जल वाले का नाम भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन वो कभी क्वेश्चन उससे आया नहीं है। ठीक है। सिकंदर ने किसको हराया? पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया, जिसे झेलम का युद्ध कहते हैं या फिर हाइडेस्पिसिस का युद्ध भी कहते हैं, या फिर झेलम का ही दूसरा नाम क्या है? झेलम क्या है? झेलम एक नदी है ना। और झेलम का ही पुराना नाम क्या है? वेदों में इसका नाम बित्सता है ना। और इसके अलावा इसको हाइडेस्पिसिस का नाम उनकी भाषा में, ये जो आए थे जो लोग, ये उस नदी को क्या कहते थे? हाइडेस्पिसिस कहते थे। ठीक है, तो उस युद्ध के नाम से जाना जाता था। आगे, सिकंदर की सेना ने जो है व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, व्यास रिवर। आगे की बात करते हैं। सिकंदर वापस कब लौटा? 300, लड़ाई कब हुई? 326 में। और एक साल बाद क्या हो गया? पोरस को हरा के उसको जमीन दे दी, खुश होकर के वापस लौट गया। जब ये वापस लौट रहा था तो उसकी मृत्यु होगी रास्ते में। इसको ना बीमारी हो गई थी, शायद स्किन डिजीज, पता नहीं क्या हो गया था। इसमें लिखा भी होगा मे बी। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, बट उसको कुछ डिजीज हो गई, शायद उसको मलेरिया या कुछ डेंगू कुछ भी हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। बस उसकी डेथ हो गई। ठीक है ना। और इसके देखो सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने ना MBA किया था, आप इससे याद कर सकते हो। मतलब मकदूनिया का शासक था, जहां पे इसका फादर राजा बना वहीं पे ये राजा बना। और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में हमें पढ़ा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई। और एरिस्टोटल जो था इसका क्या था? गुरु था। जो पीछे हमने पढ़ा, अरस्तु इसका क्या था? गुरु था। तो MBA से आप लोग याद रखना। आगे की बात करते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर का जल सेनापति, देखो मैंने लिख दिया है, निर्याकस था। कभी पूछ ले अगर, ये मैंने पॉइंट लूसेंट से उठाया है क्योंकि वहीं पे लिखा मिलेगा और कहीं नहीं आया, हालांकि प्रीवियस ईयर में भी ये नहीं आया हुआ है। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। ठीक है, देखो सिकंदर चला गया। देखो सुनो, जब नंद वंश आ रहा था उसी समय सेम टाइम पे कौन आ गया? सिकंदर आ गया बीच में। लेकिन सिकंदर की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो पोरस को स्टार्टिंग में लड़ा करके वापस चला गया। ठीक है ना। और इधर कहानी अलग चल रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को मार रहा है, फिर वो राजा बन रहा है। तो नंद वंश खत्म होने के बाद नया वंश कौन सा आ गया? हमारा मौर्य वंश आ गया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा। देखो सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म को लेकर के ना और इसकी कास्ट को लेकर के कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कई धर्मों में इसको क्षत्रिय बताया गया है, कई धर्मों में इसको शूद्र बताया गया है। ठीक है ना, ये सब चीजें। ठीक है, आगे की बात करते हैं। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चाणक्य कौन था? वही जो पंडित जिसकी मैं बात कर रहा था, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने इसको स्ट्रेटेजीज बताई कि आप कैसे कैसे हरा सकते हो, और उसके बाद उसको हराया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और जब ये राजा बन गया तो चाणक्य खुद उसका क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। कौटिल्य जो है, देखो सुनो, ये जो आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा ना, उसी का नाम है कौटिल्य, उसी का नाम है। NCERT में इसके 2-3 नाम मिलते हैं। ठीक है ना, हालांकि कंफर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपको नाम यही रखना है। इसने एक किताब लिखी, मैंने कहा ना इसकी ने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अब हो सकता है आप में से कई लोगों ने 12th क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, पढ़ी किसी ने? तो ये जो अर्थशास्त्र हमने पढ़ी, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, वो ये वाली अर्थशास्त्र नहीं है। उस जमाने में अर्थशास्त्र का मतलब पॉलिटी होता था, इंडियन पॉलिटी, राजनीति शास्त्र है। कभी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जिसका संबंध किससे होता था? राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से होता था, इकोनॉमिक्स से नहीं होता था। अब जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये इकोनॉमिक्स है। उस समय ये सब चीजें की पॉपुलेशन थी नहीं, बैंक की जरूरत थी नहीं, है ना, इतने लोग थे ही नहीं कि काउंटिंग कराएं और ये सब करें और आय के बारे में सोचो। लोग अपना एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, बात खत्म थी। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पे बैठा 322 ईसा पूर्व में। और ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। देखो सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, मौर्य वंश का, अगर कोई आपसे पूछे तो मौर्य वंश का सबसे पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। और इसका जो सेकंड राजा है वो है बिंदुसार। क्या नाम है उसका? बिंदुसार राजा है। और इसका जो थर्ड राजा है वो है आपका ये
सॉरी अशोक, क्या नाम है इसका, अशोक। अब मैं आपको बात बताऊं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये एक जैन धर्म को मानता था, और इसका जो बेटा है, इसका जो ये पोता है अशोक, ये बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था ये? लेकिन इसके बीच में जो बंदा है ये ना तो जैन धर्म मानता था ना बौद्ध धर्म मानता था। ये क्या मानता था? ये था आपका जिसको कहते हैं हम लोग ये शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था ये? शैव धर्म का मतलब होता है कि जो शिव, जो किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं। शैव धर्म का मतलब क्या होता है? शिव को मानने वाले जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। ठीक है ना? तो तीन लोग हैं, तीनों का जनरेशन राजा है, तो जिसको मर्जी प्रमोट करें। आपको पता है इस दुनिया में इस समय शैव धर्म खत्म हो चुका है, मतलब शैव धर्म का कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना? चाइना में एक धर्म है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूजन, वो भी किसी धर्म को नहीं, मतलब वो भी भगवान भगवान को कुछ नहीं मानते, वो कुछ मानते ही नहीं है, कुछ भी खाते हैं। आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े हैं वो तलते हुए मिलते हैं। ठीक है ना? कुछ भी मानते हैं वो। और कुछ लोग जो मानते हैं वो बौद्ध धर्म ही मानते हैं, वहां पे बुद्धिज्म को मानते हैं, जापान में भी बुद्धिज्म को मानते हैं, इंडोनेशिया वगैरह में बुद्ध को मानते हैं। लेकिन चाइना में कुछ एक इलाका ऐसा भी है जो किसी भी धर्म को, तो उनका उस धर्म का नाम है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन वाला कन्फ्यूजन वाला। ठीक है ना? वो ना कोई किताब ना कुछ, ऐसे चल रहा है। उनका सिंबल भी बड़ा अजीब सा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे उठा लो भाई। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। देखो भारत का मैप आप देख रहे हो, तो भारत के मैप में यहाँ पे कर्नाटक का जो एरिया है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है क्या है? श्रवण बेलगोला। ठीक है ना? श्रवण बेलगोला, है ना? और यहाँ पे ही बाहुबली की मूर्ति है बड़ी सी, वहीं पे जाके इसने अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में प्राण त्यागना जो है वो कौन सी विधि कहलाती है? संलेखना विधि कहलाती है, थिंक, है ना? जब आदमी क्या करता है, जैसे जैसे मानो मैं जैन धर्म का हूँ और मैं डेलीकेटली जैन धर्म का कट्टर जैनी हूँ मैं, है ना? ना मैं लहसुन खाता, मैं प्याज खाता। तो ये कहता है जैन धर्म कि अगर आपका अंतिम समय आ चुका है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब आप ठीक नहीं हो सकते, आप सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो। जैन धर्म ये भी कहता है कि अगर आपकी एज 30 ईयर्स हो गई तो आप रात का खाना स्किप कर दो। फायदा है इसका, ये तो मैं चर्चा की थी, है ना, कि सुबह नींद फटाफट खुलेगी, कचौड़ी की दुकान पर हम और जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? 7 बजे। और एक बार कचौड़ी की दुकान तक पहुंच गए ना अगर, तो फिर सोने का मन नहीं करेगा, फिर नींद खुल चुकी होगी तब तक। ठीक है, आगे की बात करें तो इसने अपने प्राण कहाँ त्यागे? श्रवण बेलगोला में। 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, और उसकी बेटी हेलेना से, या जो भी इसकी बेटी थी, उससे उसने शादी की थी। शायद 11th क्लास में ना, शायद हिंदी हिंदी में इसकी कंप्लीट एक चैप्टर है, आई थिंक शायद 11 12 किसी एक बुक में है इसकी बेटी के ऊपर। ठीक है, कॉर्नेलिया, सॉरी कॉर्नेलिया नाम था, है ना? हेलेना नाम याद आ रहा है। ठीक है ना? अब ध्यान सुना है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया से शादी की चंद्रगुप्त मौर्य की, और दहेज में क्या दे दिया? क्रेटा। ठीक है, दहेज में क्या दे दिया? क्रेटा तो थे ही नहीं। ठीक है ना? दहेज में कुछ इलाके दे दिए, है ना? वो जो जो इलाके जो सेल्यूकस निकेटर के थे, वो उस इलाके, कुछ इलाके उसने किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा इलाका और बढ़ गया आगे तक, है ना? ये चीज थी। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसको कुछ दिए कि गिफ्ट आया तो गिफ्ट देना भी पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? 500 हाथी उठा के दे दिए उसको, ले खिला और मर, है ना? हाथी को खिलाना बहुत ही वो वाला काम है, एक्सपेंसिव काम है ना? तो 500 हाथी दिए थे उसको। ठीक है, और दहेज में 4 प्रांत मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल मिला था, कांधार, हेरात और मकरान। ठीक है ना? ये सारी चीजें मिली थी उसको। आगे, अच्छा देखो, गुरु 2 टाइप के होते हैं गाइस। अपने अपने रिलीजन की बात है, आप लोगों में शायद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरे रिलीजन में एक तो मेरे एकेडमिक गुरु हैं जिन्होंने मुझे एकेडमिक्स में पढ़ाया होगा 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है, एक मेरे रिलीजियस गुरु भी होंगे जिनसे मैं मंत्र जाप, या गुरु जिनको मैं गुरु बनाऊंगा। अभी बनाया नहीं मैंने किसी को वैसे, लेकिन मेरी मम्मी कह रही थी कि बना लेते हैं। जब मेरी मम्मी के भी हैं, हमारे खानदानी गुरु आते हैं वैसे तो वही बनते हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो किसी को बना सकता हूँ। मैं कल को अगर प्रेमानंद महाराज से इंटरेस्ट हूँ तो मैं जाकर उनको भी गुरु बात करके बना सकता हूँ, उनको जो भी प्रोसेस होगा। लेकिन गुरु ने कह दिया तो फिर वही मानना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा रश होता है, उनसे वार्तालाप कम हो सकती है, तो वो चीज़ है। तो ये कहानी तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के 2 गुरु हैं। एक इनका पॉलिटिकल गुरु जो कि कौन है? चाणक्य, जिसने सब कुछ कहा। और एक इनका धार्मिक गुरु जिसका क्या नाम है? एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने। हाँ, भद्रवायु है जिसका धार्मिक है, जिसे जैन धर्म की क्या ली इन्होंने? धार्मिक गुरु है तो दीक्षा लेंगे जैन धर्म की। ठीक है ना? ठीक है।
आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा देखो सुनो, आपको पता है कि जैसे लड़की की शादी होती है तो उसका भाई भी आता है साथ में एक दिन रहने के लिए। पता नहीं आपके कल्चर में होता नहीं, मेरे कल्चर में ऐसा होता है और फिल्मों में मैंने ऐसा देखा है। बहनें भी आ सकती हैं, भाई भी आ सकता है, जिसकी बहनें होंगी बहनें आएंगी, है ना वो चीज़ है। तो मेरे में भाई आया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी की, कॉर्नेलिया की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से, तो अपना राजदूत उसके साथ भेजा था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। जब ये गया किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहीं रहने लगा। अब राजा के दरबार में तो ज्यादा, अब देखो नॉर्मल लाइफ में तो भाई हम भाई को कितने दिन चलेंगे, बहन को एक दो दिन खिला पिला के उसको दे करके वापस भेज देंगे, लेकिन ये राजा था, हो सकता है भाई परमानेंट रह रहा हो। काफी दिन ये इसके दरबार में रहा और उसने किताबें लिखी, इंडिका, क्या लिखी है किताब, इंडिका। उस किताब में इसने वर्णन किया कि राजा कैसे रहता है। तो यहां से भी जानकारी हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है। आप खुद सोचो, हमने 5 मिनट 10 मिनट में सारे वंश निपटा लिए, आर्यक शिशुनाग नंद, और अभी 10 मिनट से खाली चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो इंडिका किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसने बताया कि राजा का जो महल है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें पत्थरों का प्रयोग नहीं किया, वो पूरा महल लकड़ी का है। और उसने ये भी कहा कि मैंने ऐसा महल आज तक कभी भी नहीं देखा। उसने ये भी कहा कि पूरे मगध एम्पायर को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ईंटों की दीवारों से उसको घेर रखा है, और उस पर ना छुप करके ट्रूप्स के लिए जगह बना रखी है, जैसे होता नहीं मिलिट्री के लिए, या अपने मेट्रो के ऊपर गया होगा तो देखा होगा कि सीआरपीएफ का जो जवान है उसके लिए एक वॉल सी होती है, उसके पीछे वो हिडन रहता है, उस प्रकार से बना रखे। मतलब चाक चौबंद जो है वो सिक्योरिटी थी वहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें, प्रजा बिल्कुल खुश थी। 5 साल में राजा प्रजा को विजिट करता था, प्रजा से डील करता था। और ऐसा भी हो सकता था कि राजा कहीं कहीं पे कोई कोई अनाउंसमेंट भी करता था, जैसे पीएम अनाउंस करता है कि भाई यहाँ पे ब्रिज बना देंगे, यहाँ पे टनल बना देंगे, यहाँ पे ये वैसे ही। तो किसी किसी जगह को वो टैक्स फ्री भी कर सकते थे, जैसे अशोक ने एक बार किया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज के बारे में पता चल गया। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था जो कि किसके दरबार में रहता था, आफ्टर द मैरिज ऑफ कॉर्नेलिया, ठीक है ना। तो उसकी पुस्तक थी जिसका नाम क्या नाम था, ठीक है, इंडिका। आगे की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गई वो 298 एडी में बीसी में हो गई थी, श्रवण बेलगोला में। मैंने कहा जैन धर्म को फॉलो करता था ये, ठीक है ना। तो जैन धर्म को फॉलो करता था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो सुनो, भद्रबाहु से दीक्षा ली थी इसने। भद्रबाहु दिगंबर था या श्वेतांबर था, हाँ दिगंबर था। भद्रबाहु क्या था, दिगंबर था, ठीक है। और दिगंबर वाले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो श्वेतांबर में तो कपड़े पहन रहे, दिगंबर वाले तो कपड़े भी नहीं पहन रहे, मतलब इतना डेलिकेटली वो फॉलो कर रहे हैं उसको, है ना। मतलब बर्फ आ जाए, बर्फ गिर जाए, तूफान आ जाए, धूप आ जाए, है ना। जो दिगंबर होता है ना उसको नोच नोच के अपने बाल उखाड़ने पड़ते। कभी देखा होगा टीवी में, देखना जैन धर्म में अगर कोई, अगर आपने किसी ने अनाउंस कर दिया कि मैं दिगंबर बनूंगा, उसको शेविंग से नहीं हटाना, उसको नोच नोच के हटाना उसको यहाँ से, और हर बार उसको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दिगंबर। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा राजा बना, जिसका क्या नाम था, इसके बारे में बता दिया। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसके चेहरे पे ऐसे बिंदु बिंदु थे, डॉट डॉट। अंग्रेज था तो, ठीक है, अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम, ठीक है। बिंदुसार जैसा था उसी की वजह से उसका नाम पड़ गया, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। ये उसका उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है आपका, सक्सीड है ना, सक्सीडर था उसका, ठीक है। राजगद्दी पे 298 में बैठा। और इसका दूसरा नाम भी था, इसका दूसरा नाम क्या था, अमित्रघात। अमित्रघात का क्या मतलब होता है गाइस, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, एनिमी डिस्ट्रॉयर, मतलब जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। लेकिन एक बात कहूं, अच्छा समय हमेशा बुरा समय लेके आता है, और बुरा समय हमेशा अच्छा, ये चक्र चलता रहता है। आप सोचना, किसी परिवार के माँ बाप के पास बिल्कुल ही खाने को नहीं है, उसके बच्चे ने मेहनत की, बुरा समय था, उसके बच्चे ने मेहनत की, सरकारी नौकरी ली। अपने बता रहा हूँ मैं, अपने बुआ के लड़कों की बता रहा हूँ, उनकी हालत कुछ ऐसी थी। अब दोनों भाई के सीजीएल में से नौकरी है, ठीक है ना, ठीक है। और ऐसी स्थिति थी कि वो फ्रूट खाया, उन्होंने फ्रूट व्रूट तो खाया ही नहीं, जिंदगी काट दी उन्होंने दाल चावल पे। अब दोनों की सैलरी 1-1 लाख रुपए है, ठीक है। तो उनकी स्थिति बदली। तो बुरा समय अच्छा समय लाता है। अब वो अच्छे बन गए, अब एक आधी जनरेशन ठीक चलेगी, फिर एक आधी जनरेशन में जो जनरेशन आएगी ना वो हो जाएगी अपंग, उनको फ्री में मिल रहा है, जो चाहा वो मिल रहा है। तो इन दैट केस फिर वो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएंगे, फिर वो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, हेरिटेज में मिल रहा है, ठीक है ना। तो हेरिटेज में मिलने के कारण वो वीक हो जाएंगे, फिर वो फिर लुढ़केंगे,
फिर ऐसे चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहता है, सेम ऐसे ही ये चक्र रोटेशन चलता है, सबके साथ होता है। कभी वैसे इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि सब पे लागू होता है ये बात। हो सकता है कि अच्छा जैसे आईएएस के बेटे आईएएस ही बनते हैं, ऐसा भी तो होता है, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर बनते हैं, वहां भी तो एक केस है ना। तो वो आप समझा पाए तो समझा पाए, नहीं तो कोई बात नहीं वाली बात है, ठीक है। तो इसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने पूरा विश्व जीता, मतलब पूरा भारत आगे तक, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लिखा अमित्रघात, लेकिन भाई इसने लड़ाई अपने जीवन में कोई लड़ी ही नहीं। तो शत्रु में से विनाशक कौन है? शत्रु तो कोई है ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इसका था, है ना। और इसका संभालने के वाले जो इसका बेटा था अशोक, वो भी इतना बड़ा वॉरियर था, अशोक के बारे में हम जानते ही हैं। तो इसने कोई अपने जीवन में लड़ाई लड़ी ही नहीं, कोई ऐसी जानकारी हमें मिलती नहीं कि इसने लड़ाई लड़ी हो। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ी, इसकी कोई सीन नहीं था, इसको करा कराया सब कुछ मिल गया था, ठीक है। इसके समय में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में, जो यूनिवर्सिटी थी ना तक्षशिला, वहां 2 विद्रोह हुए थे। और इसकी ना इसके बेटे अशोक से नहीं बनती थी। ये बात मैंने कुछ दिन पहले एक किताब में पढ़ा, किसकी डिटेल में पढ़ा मैंने, कि इसके बेटे अशोक से नहीं बनती थी। इसने सोचा अशोक को तक्षशिला भेज देता हूँ, वो वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। और इसके 99, इस अशोक का ना एक सगा भाई था, और 99 और सौतेले भाई थे, मतलब 98, ठीक है, इतने राजा थे, ठीक है। सौतेले मतलब चाचा मामा ऐसे करके, ठीक है। वो किसी को भी राजा बनाना चाहता था, बट वो अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। इसने सोचा कि मैं अशोक को वहां भेज देता हूँ, बाद में इस दूसरे वाला जो उसका सगा भाई था उसको बनाऊंगा। सबसे पहले तो अपने बंदा अपने सगे बेटे को बनाएगा, लेकिन अशोक कहीं पे बिजी था, इसी कारण से उसको दूसरे बेटे को तक्षशिला भेजना पड़ा। वो तक्षशिला में उस वॉर को दबा नहीं पाया, और वो वापस आ गया। फिर दोबारा किसको भेजा गया? अशोक को। अशोक ने वहां पर वॉर जाकर के दबा दी, सुप्रेस कर दिया वॉर को, जो विद्रोह हो रहा था उसको सुप्रेस कर दिया, और अशोक वापस आ गया। उसको लगा अशोक वहां पे इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन हो नहीं पाया। बाद में क्या हुआ कि बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई, और अशोक के मन में राज का वो आया, तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। इस बात की जानकारी भी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, लेकिन ऑफिशियली और कहीं नहीं मिलती, बस एक ही जगह पर मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है, तो ये सारी कार्य। तो अब आगे की बात देख लेते हैं। आगे इसमें और क्या कह रहा है आपका वायु पुराण, जो हमारे पुराण है ना, वायु पुराण में विष्णु बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। आगे जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। भाई के पास पैसा था, भाई जैन धर्म फॉलो नहीं भी कर रहा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप दे रहा है, इसलिए शायद जैन ग्रंथों में उनका नाम लिखा जा रहा है, बौद्ध धर्म में उनका नाम रखा जा रहा है। जबकि ये खुद किसको फॉलो करता था? शैव धर्म को, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो, मतलब कि ये सेक्युलर था। सेक्युलर वर्ड आजकल चल रहा है ना, सेक्युलर था, मतलब कि हर धर्म को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। आगे की बात, इसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, मैंने आपको बताई दिया। और इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटों को भेजा, और बाद में अशोक को भेजा, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यानी इसका सक्सीडर था, 269 में गद्दी पे बैठा। अशोक राजा कब बना? अब देखो, अशोक के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना। मैंने कहा ना, जिनको हिस्ट्री नहीं भी पता, उनको हिस्ट्री के बारे में ये पता है कि जिनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उनको भी अशोक के बारे में पता है ना, इसलिए अशोक के बारे में ज्यादा भी पढ़ना है, ठीक है ना। 269 में क्या बना? ये राजा बना, और राजगद्दी पे बैठने से पहले मैंने कहा था ना, वो अशोक बिजी था कहीं पे। किसका राज्यपाल था वो? अवंती का राज्यपाल था। बाद में फ्री होकर गया था तक्षशिला को सुप्रेस करने। तो जब राजा बना उससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। और मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक की जानकारी मिलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा, इतिहास के बारे में क्या लिखा है नहीं लिखा है, इसकी जानकारी हमें 3 जगह से मिलती है। या तो हमें बुक्स मिल जाए, या फॉरेन सोर्सेज मिल जाए, ठीक है, या हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिल जाए, यानी कि शिलालेख। स्टोन मतलब बड़े बड़े स्टोन पे राजा के बारे में लिखा हुआ हो डेलीगेटली तरीके से, हम उसको पढ़ें। या केव इंस्पेक्शन मिल जाए, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। 4 चीजों सोर्स होते हैं हिस्ट्री के, और कोई सोर्स नहीं होता जनरली, ठीक है ना। ये चीज अब मान के चलो 1 मिनट के लिए, राम मंदिर बना तो गवर्नमेंट ने टाइम कैप्सूल डाला ना उसके अंदर। टाइम कैप्सूल क्या होता है? एक बड़ा सा ऐसा कवर एलिमेंट का, जिसके अंदर सारी सब चीजें लिख दी गई हैं, और उसको दबा दिया गया है कि आज से 1000-2000 साल बाद भी अगर कोई कैप्चर करे, कुछ करे, तो उसको मिल जाए आसानी से। कल को मान के चलो मैं अपना नाम लिख करके, या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख करके पत्थर पे जमीन में दबा दूं, और आज से 2-4 हजार 5 हजार साल बाद मतलब दुनिया नष्ट हो जाती, कोई बस्ता उसको खुदाई करता है, तो वो मिलेगा। तो लोग स्टूडेंट क्या आशा लगाएं कि हो सकता है कि वहां पे शिक्षा सदन नाम की कोई पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, या पहले स्टूडेंट ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं, उनको कोई तर्क नहीं होता। अगर उनको प्रॉपर लिखा हुआ ना मिले, तो इसी आधार पर चलते होंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा।
इस पे वो आर्गुमेंट करते हैं, लॉजिक भी देते हैं, उसके बाद एक डिसीजन आता है। वरना आप जिसके बारे में हमें लिखा हुआ नहीं मिला उसके बारे में हम कहाँ से लिख रहे हैं? इसी तरह के आधार पर लिख रहे हैं। अलग अलग सोर्सेस तो थोड़ा थोड़ा मिलकर हमने एक कहानी बना दी है। ठीक है, तो मास्की एक जगह है और गुर्जरा एक जगह है। वहां पे जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब इसके कई नाम है एक्चुअली। ठीक है ना, अशोक का नाम अशोक नहीं है, इसके अलावा काफी सारे नाम इसके हैं। आगे की बात करते हैं। पुराणों में जो हमारे बहुत सारे पुराण है उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। ठीक है, अच्छा, अशोक ने लगभग 13 शिलालेख लिखवाए, मतलब 13 जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन लिखवाए। स्टोन इंस्क्रिप्शन लिखवाए मतलब पत्थरों के ऊपर ऐसे 13 बड़े बड़े पत्थर। देखो सुनो, ये मान के चलो पूरा हिंदुस्तान है। अशोक ने जब कलिंग वॉर करा, कलिंग का युद्ध करा, तो कलिंग के युद्ध का अशोक ने कहा कि भाई मैं ये सबसे दुखी हो गया हूँ, मेरा हृदय जो है परिवर्तित हो, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ठीक है ना, और अशोक ने क्या किया कि पूरी बाउंड्री पे ऐसे पिलर लगवा दिया और इंस्क्रिप्शन लिखवा दिए कि मैंने युद्ध छोड़ दिया है, लेकिन ये जो मेरी बात है जो नहीं मानेगा, जो मैंने हथियार छोड़ दिया वापस हथियार उठा भी सकता हूँ। उसे धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति हमने बौद्ध धर्म में देखा था। धम्म की मतलब समझ लो धमकाने वाली नीति है। ठीक है ना, कि मैंने तो युद्ध छोड़ दिया है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी किसी ने, तो दोबारा से हृदय परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा, वापस से हथियार उठा लूंगा मैं। क्या नीति थी? कोई शराब नहीं पिएगा, पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं करेगा, कोई मांस नहीं खाएगा, पेरेंट्स की सेवा करेंगे, सारी इस तरह के मतलब की जो होता है ना चीजें उसने लिखी सारी की सारी। ठीक है, तो 13 शिलालेख उसने लिखवाए और इसने जो है वो ये जो ये सारे शिलालेखों की जानकारी जो है ना ये मिलती है, इसी पे सारी बातें हमें मिलती हैं। अशोक ने अपने जब वो राजा बना उसके 8वें वर्ष में, मतलब राजा बनने के 269 में राजा बना, तो 269 के बाद 8वां वर्ष कब होगा भाई? 261 में उसने क्या कर दिया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। 8 जोड़ना नहीं है, माइनस करने में बिजी में चल रहे हैं। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 में। कलिंग कौन सा इलाका? अभी वर्तमान में जो उज्जैन का उड़ीसा का जो इलाका है ना, यहाँ पे जो भारत में देखते हो ना, बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तो उड़ीसा का जो इलाका है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है इस समय करंट में? भुवनेश्वर। सस्ती जगह है, 15 का तो ऑमलेट मिल जाता है वहाँ, डबल अंडों का। एक बात बता रहा हूँ बस, ठीक है ना, वो जो यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलता ना शायद। कितने का मिलता है हमें? मैंने तो छोड़ दिया यार, 30 बार देगा ना तो मैं नहीं बता रहे हो। हाँ, तो यही चल रहा है, मतलब कि वो सस्ती जगह थोड़ी सी। तो उड़ीसा जो है वही कलिंग वाला इलाका था। वहां पे भाई साहब बच्चा बच्चा उसने, घर का बच्चा बच्चा उसने मार दिया था, तो कोई रहा ही नहीं। पृथ्वी के सबसे बड़े युद्धों में कलिंग का युद्ध, इसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन वाली बात जो उसने कही, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का उसने प्रचार अपने बच्चों को उसने, है ना, श्रीलंका भेजा और बाकी जगह भेजा एडवर्टीजमेंट करने के लिए। श्रीलंका का राजा ने वैसे अडॉप्ट कर लिया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। कौन कौन मुसीबत ले, उसको आने में टाइम थोड़ी लगेगा। जो मगध का राजा ना समझ लो पूरे हिंदुस्तान का राजा है ना। एक कारण ये भी अभी जो अपने पढ़ा ना मगध के बारे में, क्यों पढ़ा पता आपको? जो मगध का राजा बनेगा वो समझ लो सारे राजा ऑटोमेटिकली उसके अंडर काम कर रहे होंगे। ठीक है, सब उसको टैक्स दे रहे होंगे, ये सारी चीजें। आगे की बात देखो, पालिनी जो है ना, ये पिलिनी जो है, ये एक तरह का हिस्टोरियन है गाइस। इसने कहा कि देखो आपको पता है जैसे पूरा वर्ल्ड है, मान के चलो भारत उस समय था और भारत के अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी था, अमेरिका भी था। अमेरिका की तो खोज हुई नहीं थी, तो अफ्रीका में जो मिस्र देश था, मिस्र देश का राजा था जिसका नाम था फिलाडेल्फस, है ना, टॉलमी सेकंड भी कहते हैं। इसने अपना राजदूत अशोक के दरबार में भेजा। ठीक है ना, ये चीज है। और आपको मैंने कहा था कि भाई कि अच्छा अशोक की शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी वहां पे तक्षशिला में ही हुई थी। जित उस समय एक ही राजा, एक ही वो होती थी तक्षशिला, है ना। तो अशोक की जो कैपिटल थी वो तक्षशिला थी, और तक्षशिला में तो उसको एकेडमिक नॉलेज मिली होगी लड़ाई वड़ाई की। इसका जो रिलीजियस गुरु था वो कौन था? उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था इसका? जिसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं जीएस पढ़ता था ना, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि अशोक का रिलीजियस गुरु है। एक दिन मैं मॉक लगा रहा था, उसमें लिखा था कि अशोक का गुरु कौन था। ऑप्शन थे 4। मैंने कहा यार कैसे होगा कैसे होगा, मैंने नहीं देखा। एग्जाम हॉल से जैसे ही मैं निकला, मैंने सबसे पहले गूगल पे देखा, उसके बाद से मुझे परमानेंट याद हो गया। कभी कभी होता है ना एग्जाम का कुछ क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, वही वाला सीन है मेरे साथ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय, हाँ ये आजीवक वही शैव धर्म वाले,
जिसको किसने माना था? बिंदुसार ने, है ना। शैव धर्म, ये एक्चुअली शैव धर्म कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती होगी मैं से। बिंदुसार का जो कास्ट था यही था, आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है, मतलब किसी धर्म को ना मानने वाले, ठीक है। शैव धर्म को भूल जाओ एक मिनट के लिए, शैव धर्म में तो शिव ही आते हैं, आजीवक में क्या था, जो किसी धर्म को नहीं मानते। अशोक ने इनको क्या दिया? रहने के लिए पहाड़ियों में गुफाएं दी, गुफाएं बनवा के दी। लेकिन आपको पता है, मैंने एक बात कही कि ये जो धर्म था अब ये इस दुनिया में नहीं है, पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसको खत्म करने का क्रेडिट भी अशोक को ही जाता है। एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने इनके जो ये साधु थे इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, और ये प्रूव हो गया कि हाँ चोरी हुई थी, ठीक है। तो उस केस में आजीवन किसी युद्ध की वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट, अशोक ने इनको क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, क्या, मारने का। यानी पहले तो रहने की जगह थी, फिर बाद में काम खत्म कर दिया ना। और ये जो 4 झोपड़ियां दी थी गई, इसको कहते हैं कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी अशोक के बारे में। अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। इसकी कई मैंने कहा ना इनके कई पत्नी थी, लेकिन इनकी जो माता थी उनका नाम सुभद्रांगी था। और इसने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, मतलब अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा, ठीक है। सबसे पहले बड़े बड़े पत्रों पर लिखवाने का काम किसने शुरू किया? अशोक ने। इसलिए इसको प्रिंस ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता, मतलब कि शिलालेखों का राजकुमार, ठीक है, शिलालेखों का राजकुमार। और आपको पता है कि भारत इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर 5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो इसने बहुत सारी भाषाओं में लिखवाया है ना। इसकी सीमाएं ग्रीस तक थी, तो ग्रीस भाषा में भी लिखवाया है, ठीक है ना। आरमाइक भाषा में लगाया, खरोष्टी, ब्राह्मणी, सब भाषा में लिखवाया। उस समय हिंदी वगैरह नहीं होती थी, इन्हीं से आगे चल के ना हिंदी डेवलप हुई है, ठीक है। आगे अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा जाता है गाइस। शिलालेख यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन, शिलालेख मतलब कि स्टोन इंस्क्रिप्शन, सॉरी, बड़े बड़े पत्थरों पे। स्तंभलेख यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन, और गुफालेख यानी कि केव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये केव में लिखवाया, पिलर पे लिखवाया और स्टोन पे लिखवाया। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेती फेलेनियर, ये इसने खोजी थी सबसे पहले। लेकिन इसको सबसे पहले जो उस पर लिखा हुआ है उसको पढ़ने का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप नामा अंग्रेज को जाता है। उसने 1837 में पढ़ा। खोजा किसने? किसी और ने। पढ़ा किसने? क्योंकि भाषा कुछ और ही लिखी हुई है, वो हम नहीं जानते, वो भाषा लुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। देख लो ना, 1000 साल में भाषा भी लुप्त हो गई है, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब इसके बाद। इससे क्वेश्चन लगाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। टॉपिक आप लोग और अच्छे से पढ़ के आना।